नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रंगीन फूल गोभी की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। मोती उत्पादन कर किसान कम जगह और कम मेहनत से होंगे मालामाल। रंगीन फूल गोभी के बारे में आपने कम ही सुना होगा, लेकिन आजकल बाजार में ये अधिक दामों पर बिक रहा है। अगर आप भी अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो रंगीन फूल गोभी की खेती करें, पर इसकी खेती करने से पहले आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी होगी, तभी आप इससे अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। तो चलिए रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि जो रंगीन फूलगोभी है उसकी खेती कैसे की जाती है, ये क्या होती है। किसान भाइयों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये रंगीन फूलगोभी एक्चुअली में फूलगोभी ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये या तो हरे रंग का होता है या बैंगनी रंग का होता है या फिर नारंगी रंग का होता है या गोल्डन कलर हम कह सकते हैं। ये 3 कलर का होता है। आमतौर पर क्रीम कलर का या फिर सफ़ेद रंग का फूलगोभी होता है। लेकिन इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं। ये रंगीन फूलगोभी की खेती करने का सारा विधि, सारा तरीका वही है जो फूलगोभी का है, लेकिन एक फ़र्क है किसान भाइयों, और वो ये है कि इसकी खेती आप मुख्य सीजन में ही कर सकेंगे। रंगीन फूल गोभी की खेती क्यों सुनकर ही आप चौंक गए ना? जी हाँ, सफेद और पीलेपन की तासीर लिए फूल गोभी तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अब आप बैगनी, पीले, हरे, ऑरेंज रंग की फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रंगीन फूल गोभी की खेती के बारे में। नर्सरी में आपको विशेष केयर करना होगा। कतारों में नर्सरी आप लगाएंगे, 15 सेंटीमीटर की कतारों पे लगाएंगे। ऊंचा बेड करके 6 इंच से 8 इंच ऊंचा बेड करके लगाएंगे। बेड की चौड़ाई 1 मीटर ही रखेंगे। लंबाई आप आवश्यकता अनुसार 5-10 मीटर कुछ रख सकते हैं। और पौधे से जो बीज गिराएंगे सावधानी से गिराएंगे। 2-2 इंच की दूरी पे एक बीज गिरनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर घना बीज गिराएंगे तो फिर पौधे लैंकी हो जाएंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ, अगर आप बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी में कर रहे हैं, मिट्टी में अम्लीयता है, तो वैसे केस में आपको 3 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना या डोलोमाइट का प्रयोग करना होगा। अगर उसमें अम्लीय है तो अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करना होगा, उदासीन मिट्टी का करना होगा। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें और इसके बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताई कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरीके से फूलगोभी की आप करते हैं, और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। उसके अलावे नाइट्रोजन की मात्रा 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी होगी। इसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा मुख्य खेत में रोपाई से पहले अपने खेतों में डाल देना पड़ेगा। और आपको क्या करना है कि आपको जब आप खेतों की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय करना है। और आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें उसकी 2 खुराक 15 दिन बुआई के बाद और फिर
30 से 35 दिन बुआई के बाद आप जब इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कोड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें डच हो या कुदाल से जो आप उसमें भुरकाव करेंगे, अर्थिंग अप करेंगे, उस समय देना पड़ेगा। अब वेराइटी का जो चयन करेंगे, प्रभेद का चयन करेंगे, वो कौन सा करेंगे? तो इसके बहुत सारे प्रभेद हैं, रंग के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रमुख वेराइटी जो पूरे दुनिया के बाज़ारों में है, उसमें रोमानेस्को वेराइटी है, ओरडा है, अलवर्दा है, ग्रीन गॉडेस है, वेरोनिका है, मिनरेट है, ऑरेंज बुके है। ऑरेंज बुके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑरेंज कलर का है, गोल्डन कलर का है। ये रोमानेस्को है, ये एक्चुअली में ब्रोकली और फूलगोभी का क्रॉस करके बनाया गया है, हाइब्रिड। तो ये ग्रीन कलर का होगा, जाहिर सी बात है। ग्रीन गॉडेस है, ये ग्रीन कलर का होगा। इसके अलावा पर्पल केप, जो पर्पल एकदम बैंगनी की तरह पर्पल कलर का आएगा, बैंगनी का एकदम बैगन का जो रंग बैंगनी होता है ना, वायलेट, वो आएगा। ग्राफिटी करके वैरायटी है, सिसिलियन वायलेट है, वायलेट क्वीन है। तो ये सब प्रभेद को आप ला के आप अपने खेतों में इसकी नर्सरी बुआई करें और लगा सकते हैं। पौधों के खेत में प्रतिरोपण करने के पहले 1 ग्राम स्टेट्रोसाइक्लिन को 10 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक डुबाकर उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद पौधे को खेत में लगाएं। और फूलगोभी के जिस तरीके से कतारों में लगाते हैं, 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। और कंपोस्ट 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप बुआई से पहले अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। रंगीन फूलगोभी में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और इसमें मौजूद विटामिन की बात करें तो विटामिन ए मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सहायक, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से लाखों की आमदनी कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मोती की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकती है, क्योंकि मोती की मांग इन दिनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक है। इसलिए इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। लेकिन आपको मोती उत्पादन के पूर्व इसका प्रशिक्षण लेना होगा और कुछ तकनीकी बातों को सीखना होगा। आज हम आपको कृषि विज्ञान केंद्र के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर जगपाल से मिलवाने वाले हैं, जो कि आपको मोती उत्पादन की तकनीक के बारे में बताएंगे। तो देखें और लाभ उठाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोती एक चमकीला और कठोर बहुमूल्य रत्न है, जिसे हम प्राचीन काल से आभूषण और सजावट की चीज़ों में प्रयोग करते आ रहे हैं। मोती प्राकृतिक रूप से तब बनता है जब कोई बाहरी कण सीपी के अंदर चला जाता है। परंतु आज के दिन में मोती जो है एक खेती का रूप ले लिया है। हमारे देश में मोती उत्पादन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम दूसरे देश के निर्यात पे निर्भर रहते हैं। कृषि से अपनी आय किसान तभी बढ़ा पाएंगे जब कुछ अलग करेंगे। कृषि आधारित कई ऐसे व्यवसाय हैं जिससे आज किसान सफलता की ऊंचाई छू रहे हैं। मोती का उत्पादन भी आज कई किसान कर रहे हैं। ये कार्य बहुत कम एरिया में थोड़ी पूंजी से किया जा सकता है। मोती उत्पादन के लिए ट्रेनिंग पहले जरूर ले लें। ट्रेनिंग लेकर अगर मोती की खेती करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के मोती का उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, इसकी खेती कम लागत में एवं कम मेहनत में और अधिक आमदनी हम इससे कमा सकते हैं। परंतु इसकी खेती के लिए सबसे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की ज़रूरत होती है, जिनमें से सबसे पहले है तालाब की तैयारी। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है सीपी की तैयारी, तीसरा है सीपी का ऑपरेशन और चौथा है सीपी का रखरखाव। इसे तैयार होने में लगभग 8 से 14 महीने का समय लगता है। कैल्शियम कार्बोनेट से मोती का क्रिस्टल तैयार होता है। मोती के उत्पादन के लिए सही समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है।
तालाब की तैयारी की बात करें तो मोती की खेती के लिए हमें छोटे तालाब एवं सीमेंटेड टैंक की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें 3 से 4 फीट पानी की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें जो है सीपी को एकत्रित कर सकते हैं। सीपी के जो है बड़ी आसानी से हमको नदियों में, पोखर में या तालाबों से या झील से या आजकल बाज़ारों में भी उपलब्ध होते हैं, वहाँ से हमें एकत्रित कर लेना चाहिए। सीपी एकत्रित करने के बाद में हमें जो है टैंक में या तालाब में रख देना चाहिए 4 से 5 दिन के लिए, जिसमें उसके अंदर अगर कोई गंदगी होती है तो उसको निकाल देता है, जो कि एक सीपी जो होता है एक फिल्टर फीडिंग प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद हमें जो है रखने के बाद हमें जो है सीपी के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेशन करने के लिए जो सबसे उपयुक्त समय होता है इसकी खेती और तथा ऑपरेशन का जो उपयुक्त समय होता है ये होता है अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है। ये सबसे उपयुक्त माना जाता है, इस महीने में करते हैं तो सबसे अच्छा होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम सीपी लेंगे और उसका जो मुंह है उसको खोलेंगे स्पैचुला से की मदद से, और उसमें एक लकड़ी का प्लग लगा देंगे जिससे कि उसका मुंह खुला रहे। और मुंह खोलने के बाद में हम स्पैचुला की मदद से, कुछ छोटे औजार आते हैं उनकी मदद से हम उसका जो मेंटल कैविटी होता है उसको खोलते हैं, और उसमें जो है एक कोई छोटा सा कण, वो पत्थर का भी हो सकता है या किसी विशेष आकार का भी हम दे सकते हैं, उस कण को उसमें हम विस्थापित कर देते हैं सीपी के दोनों साइड में। विस्थापित करने के बाद में हम सीपी को जो है सावधानी के साथ उसका प्लग निकाल देते हैं और उसका मुंह बंद हो जाता है। उसके बाद हम जालीदार नायलॉन के बैग में रख करके और किसी पीवीसी पाइप या जो है कोई लकड़ी की सहायता से उसी टैंक में जो हम पहले से तैयार करके रखे हैं या तालाब में उसको लटका देते हैं। और उसके बाद हमें जो है 10 दिन तक उसकी निगरानी करनी पड़ती है। उसमें हम ये देखते रहते हैं कि किसी सीपी की मृत्यु तो नहीं हुई है। अगर किसी सीपी की मृत्यु होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस मृत सीपी को जो है टैंक से निकाल कर बाहर कर देते हैं। इसके बाद हमें जो है जब इसमें हम 10 दिन हो जाता है, जैसे हम इसमें ऑपरेशन के बाद कोई कर डालते हैं तो सीपी पहले उसको निकालने का कोशिश करता है बाहर ने, परंतु जब वो नहीं निकाल पाता है तो सीपी उसमें जो है एक रसायन को छोड़ता है, जो तरल रसायन होता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में नेक्रे बोलते हैं या मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, जो कि जो कण हमने उसमें पहले से विस्थापित करके रखा उसके ऊपर उसको सीपी चढ़ा देता है और इसकी परत चढ़ाता रहता है। तब जो रसायन होता है ये चमकीला द्रव्य होता है, जिसकी वजह से क्या है, चमक आती, और ये तब तक चढ़ाता है जब तक ये उसमें कोई समस्या ना हो सीपी में। इसके बाद करीब 8 से 14 महीने के पालन के बाद सीपी का जो बाहरी कवर है उसमें हल्का जो है सिल्वर रंग का हो जाएगा, जिससे हम पहचान जाएंगे अब इसमें जो है मोती बन गया होगा। तो करीब 8 से 14 महीने की खेती के 8 से 14 महीना की इस पालन के बाद जो है इसमें सीपी मोती बन जाता है और फिर उसको हम काट करके निकाल सकते हैं। सीपी का जो कवच होता है उसको हम लोग क्रश करके और कैल्शियम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम बेच सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी आमदनी और लागत की हम बात करें किसान भाइयों को, तो इसमें जो लागत होता है प्रति सीपी जो खर्च आता है उसमें लगभग 50 से 60 रुपये आता है। इसके बाद अगर हम उसके बाज़ार मूल्य देखें तो प्रति मोती का जो मूल्य होता है वो हम 400 से 450 रुपये बड़ी आसानी से जो है बेच सकते हैं। इस प्रकार से हमारे किसान बंधु यदि 500 सीपी से शुरुआत करते हैं तो उसमें लगभग 25,000 का खर्चा आएगा किसान भाइयों को, और इस 500 सीपी में से लगभग 50% जो है मृत्यु दर हो सकती है, जिनमें से 400 450 या 400 के आसपास हमारे पास बचेंगे। और इस हिसाब से अगर हम उसका जो है मुनाफा निकालें तो लगभग एक साल में हम जो है 500 सीपी से लाख से सवा लाख रुपए तक जो है आमदनी। किसान भाई खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन वक्त बेवक्त इन पशुओं में कई तरह के रोग जैसे खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार हो जाता है, जिनका समय पर निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए आप इन पशुओं में लंगड़ी बुखार की पहचान कर रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर HC यादव से।
मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली छुआछूत से होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से हमारी बरसात के समय की सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी ब्लैक क्वार्टर, जिसको बीकू, शॉर्ट भाषा में बीकू, एवं हमारी स्थानीय भाषा में एक टंगिया रोग या लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं। इस बीमारी में हमारे गौ भैंस वंशी पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भैंस वंशी पशुओं में ये बीमारी कम देखी गई है। गौ भैंस वंशी पशुओं में भी जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बछड़े एवं बछियां हैं हमारे, उन बछड़े और बछियों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। किसान भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गाय में अधिक पाया जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए पशु का उपचार शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में जीवाणुओं द्वारा जहर शरीर में पूरी तरह फैल जाने से पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपाल को इस बीमारी के लक्षणों के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इस बीमारी में भी प्रथम स्टेज में बुखार की स्थिति बनती है। 2-3 घंटे बुखार के बाद पशु लंगड़ाने की स्थिति में आ जाता है। एक पैर, चारों पैरों में से किसी भी एक पैर से लंगड़ाने लगता है। आगे 5-6 घंटे बाद पशु के जिस पैर से लंगड़ाता है उस पैर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। हाथ से अगर हम दबाएं, सूजन 10 घंटे बाद अगर हो गए हैं पशु को बीमार हुए, अगर हम उस सूजन को अपनी अंगुली से हाथ से दबाएं तो उसमें चिर्र चिर्र की आवाज़ आने लगती है। पशु के पैर में, पुट्ठे में गैस बनने लगती है। खून में झाग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पशु में ये आवाज़ आने लगती है। पशु का पेट फूलने लगता है। पशु बैठने में असमर्थ हो जाता है। पशु लेट जाता है। लेटने की वजह से पशु का पेट फूलता है और 18 से 24 घंटे के समय होने पर पशु की मृत्यु होना पक्का हो जाता है। किसान भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं के उपचार का वही तरीका है, झुंड से उस पशु को अलग कर लें। गौशाला से उस अपने जानवरों के साथ उस पशु को ना रखें। उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। और रोगी पशु जहां पर रखा गया हो उस स्थान की लाल दवा या फिनाइल डालकर सफाई करनी चाहिए। साथ ही चूना का छिड़काव करें और पशु का उपचार पशु चिकित्सक की सलाह पर रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही शुरू करवाना चाहिए। आपके निकट जो भी संस्था, शासकीय संस्था है, अगर आप अपने पशु को चिकित्सा संस्था तक ले जाने में समर्थ हैं तो वहाँ ले जाके तुरंत इलाज कराएं। अगर पशु जाने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को अपने घर पर बुलाएं एवं इस बीमारी का इलाज प्रथम स्टेज में अगर करवा लें तो आपके पशु को ठीक होने के चांस पूरी तरह से रहते हैं। अगर पशु का टीकाकरण करा लेते हैं तो हम पूरी तरह से इस बीमारी से बच सकते हैं। टीकाकरण भी हमें अपने पूरे पशुओं का नहीं कराना है। जो हमारे गौशाला में 6 माह से लेकर 3 साल तक के बछड़ा एवं बछियाँ हैं, उनका हम टीकाकरण हर हाल में करवा लें तो आप इस बीमारियों से, अपने पशुओं से को इन बीमारियों से बचा सकते हैं एवं अपने कृषि पशुपालन से अपनी आमदनी में किसी भी तरह का जो नुकसान हो जाता है, आर्थिक रूप से जो नुकसान हो जाता है, उससे बच सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम
विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम सोखू देवरा नवादा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला नवादा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान तापमान व आर्द्रता धान में पत्ती लपेटक कीट के प्रकोप के लिए उपयुक्त है। फसल में इस कीट की निगरानी करते रहें। यदि कीट को देखा जाता है तो प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और तना छेदक कीट को देखा जा रहा है तो खेत में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के साथ बर्ड पर्चर की व्यवस्था करें। कार्बोफ्यूरान 3G की 2.5 किलोग्राम मात्रा या फोरेट 10G की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर दानेदार कीटनाशी का आकाश साफ होने पर प्रयोग करें। अरहर की बुआई 15 सितंबर तक पूरी करें। इस महीने लगने वाले अरहर की उन्नत किस्मों में पूसा 9, शरद आदि अनुशंसित है। बीज की मात्रा 45 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई से पहले बीज उपचार अवश्य करें। बोने की दूरी पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर डालें। टमाटर की काशी विशेष, काशी अमन, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा किस्मों की नर्सरी उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। सब्जियों की नर्सरी में सफेद मक्खी, लाही व चूसक कीटों की निगरानी करते रहें। फलदार और वानकी पौधों को लगाने का यह उपयुक्त समय चल रहा है। किसान अपनी पसंद के अनुसार फलदार पौधे का बागान जैसे आम, लीची, कटहल, आंवला, अमरूद, नींबू की तथा वानिकी पौधे जैसे सागौन, सेमल, अर्जुन, गुलमोहर, गुम्हार आदि की रोपाई करें। वर्षा ऋतु में उमस और जल जमाव के कारण बीमारियों जैसे गलघोंटू, लंगड़ी बुखार, सर्रा, बबेसियोसिस, PPR, दस्त, निमोनिया से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण करवाएं। पशुओं के पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी के घोल से जरूर धोएं। गाभिन गाय भैंसों को खनिज मिश्रण 50 ग्राम प्रतिदिन दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है गांव हसनपुर, जिला समस्तीपुर के विष्णु कुमार ने। आपने धान की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खरीफ की धान जैसी मुख्य फसल में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंग घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह अपनी धान की फसल की देखभाल करें। अक्सर धान की फसल में बरसात के दिनों में तमाम कई कीटों का प्रकोप होता है, जिनमें से पहला प्रमुख कीट है तनाज छेदक कीट, जिसे किसान धड़ भेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। तनाज छेदक कीट की सूढ़ियां काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुंडी के पंख पीले होते हैं। इसकी मादा कीट पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देती है, जिससे पिल्लू निकलकर पौधे की गोब में प्रवेश कर जाते हैं। कीट पौधे के गोब से तने में अंदर चली जाती है और तने को अंदर अंदर ही खाने लगती है, जिससे गोब सूख जाती है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूड़ी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नालीनुमा रचना बनाती है। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरचकर खाती है। यह सूड़ी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। धान में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में से तीसरा कीट है फुदका। फुदका कीट 2 तरह के होते हैं, हरा फुदका और भूरा फुदका। फुदका कीट को पहचानना बेहद आसान है। ये पौधों के रस को चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है।
यह कीट पौधे के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं। पौधों के तनों का रस चूसते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त और कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवाओं से उपचारित करें। इसके बाद ही बुआई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। इससे मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर 5% वर्ग मीटर क्षेत्र में अधिक गोब मृत्यु होने पर रसायनों का प्रयोग करें। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी रहना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए ट्राइजोफॉस या मोनोक्रोटोफास दवा का 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक हरा फुदका कीट नियंत्रण की बात है, तो इस कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।